Hi everyone, I am Sudhir Gupta, teacher in Study Hall, Lucknow. Welcome to my channel School Jaisa. Support me with your like, share and subscribe. Thank you. Continuing with the same chapter, friction. This is the part 2 of the chapter. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फर्स्ट पार्ट में हमने समझा कि फ्रिक्शन क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है. तो हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ने जा रहे हैं तो हमने 3 सिचुएशन ली है. पहली सिचुएशन मैंने ली है जिसमें कि हमने दिखाया है कि एक बॉक्स है जो स्टेशनरी पोजीशन पे है, रुका हुआ है, रेस्ट पे है. दूसरी पोजीशन हम दिखा रहे हैं जिसमें कि बॉक्स रुका नहीं है, स्लाइड कर रहा है, मूवमेंट है, हल्का मूवमेंट है. और थर्ड सिचुएशन वो है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक बॉक्स तो वही है लेकिन उसमें रोलर्स लगे हैं. तो बात यह आती है कि जब हम इन तीनों पे फोर्स लगा रहे हैं तो हम देखते हैं इस वाले के केस में, फर्स्ट सिचुएशन में, फर्स्ट बॉक्स के केस में बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बॉक्स को मूव करना. सेकंड के केस में थोड़ा आसान हो रहा है मूव कराना, या यूं कह रहे हैं कि मूवमेंट तो था लेकिन उसके मोशन को बढ़ाना आसान है. लेकिन थर्ड केस में बिल्कुल बहुत बहुत कम फोर्स लग रहा है अगर हम मोशन को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या मोशन को बढ़ाना चाह रहे हैं. तो बात यह आती है कि अगर तीनों बॉक्स सेम है, तीनों बॉक्स का मास या वेट सेम है, तीनों सरफेसेस सेम है, तो ये सिचुएशंस क्यों ऐसी डेवलप हुई, ऐसा क्या हो गया. तो यहां समझने वाली बात है कि जब हम फर्स्ट सिचुएशन को ले रहे हैं और हम जो फोर्स लगा रहे हैं उस दौरान फ्रिक्शनल फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है. अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो हम जितना भी फोर्स लगा रहे हैं लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज कर रहा है और उसको रोके रख रहा है, बॉक्स को मूव करने नहीं दे रहा है. अब बात यह आती है कि अगर हम जितना भी फोर्स लगा रहे थे अगर हम उससे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाएं तो क्या तब भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा. और बल्कि मेरा कहना है कि पहले जब आप कम फोर्स लगा रहे थे तो कम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, जब आप थोड़ा फोर्स बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा लगेगा. अब बात यह आ रही है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगाने से फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा तो इस तरह से तो कोई बॉडी कभी मूव ही नहीं करेगी. अगर कभी कोई बॉडी मूव ना करे तो ऐसा कैसे हो सकता है संसार में. तो बात यहां पे है कि जब हम फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जब बढ़ रहा है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद कम हो जाएगा. यानी कि हमारा कहने का है कि जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे एक स्टेज ऐसी आएगी जब फ्रिक्शनल फोर्स से हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स ज्यादा हो जाएगा और जब ऐसा हो जाएगा तो ये बॉडी मूव करना स्टार्ट हो जाएगी. लेकिन चूंकि अभी हमारी ये पहली सिचुएशन में ये बताया गया है कि कैसा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है या लगता है जब बॉडी स्टेशनरी होती है, रेस्ट में होती है. तो हमने ये देखा कि जब भी कभी बॉडी स्टेशनरी होती है उस दौरान जो फोर्स लगता है, उस दौरान जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो स्टैटिक बॉडी पे लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन स्टैटिक बॉडी इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड केस, जिसमें हमने देखा एक सेम बॉक्स फिर है, उसका वेट सेम है, सब कुछ वैसा ही है, सरफेस सेम है. अभी मैं फोर्स जब लगा रहा हूं तो मुझे बहुत कम फोर्स लगाना पड़ रहा है. ऐसा क्यों? क्योंकि बॉक्स रेस्ट पे नहीं है, वो हल्का हल्का स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है. अब अगर स्लाइड कर रहा है तो मैं क्यों फोर्स लगा रहा हूं? स्लाइड करते रहने देना चाहिए. नहीं, क्योंकि जब वो स्लाइड भले ही कर रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है. तो हो सकता है वो स्लाइड करने के बाद या स्लाइड करते करते एक सिचुएशन आए जब वो रुक जाए. और अब मैं चाहता हूं कि वो लगातार मोशन में रहे. तो अगर मैं चाहता हूं कि वो लगातार मोशन में रहे तो मुझे कुछ ना कुछ फोर्स इस डायरेक्शन से लगाए रहना पड़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन से लगाए रहना पड़ेगा. तो हम वो जो फोर्स लगाएंगे किस बॉडी पे? स्लाइडिंग बॉडी पे.
तो बहुत कम लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मोशन में है, स्लाइड कर रहा है। सो यहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक वाले के कंपैरिजन में कम होगा। वो कौन सा होगा? वो होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी और स्लाइडिंग बॉडी। यानी कि कभी किसी स्लाइडिंग बॉडी पर जो फ्रिक्शन लगता है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब हम इन दोनों केसेस को देखें पहले, बिफोर गोइंग टू थर्ड केस। यहां मेरा कहना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? इसलिए क्योंकि यहां जो सरफेस पे इरेगुलरिटीज होंगी उनमें बहुत स्ट्रांग इंटरलॉकिंग होगी, जबकि इसके केस में क्या होगा, जब ये मोशन हो रहा होगा तो वो इतना समय ही नहीं पाएगा कि वो इंटरलॉकिंग हो पाए, यानी कि इट विल नॉट गेट एनफ टाइम टू गेट इंटरलॉक। इसलिए इसके केस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा इंटरलॉकिंग होने से, स्ट्रांग इंटरलॉकिंग होने से कंपेयरिंग टू दिस। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। अब अगर हम थर्ड केस पे आए, जिसमें हम देख सकते हैं कि सेम बॉक्स है, सरफेस सेम है, लेकिन यहां सरफेस और बॉक्स के बीच का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, यानी रोलर्स ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये रोलर्स की वजह से भी ऐसा हम नहीं कहेंगे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, लेकिन वो फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन वो बहुत कम लगेगा। अब बात आती है कि क्या ये रोलर्स हमेशा बॉक्स को मूव कराते रहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स जो इस पे लगेगा वो भी इसको रोकेगा कुछ दूर के बाद। हम चाहते हैं कि ये लगातार मूव करे। अगर हम चाहते हैं लगातार मूव करे तो हमारा काम है कि इस पे फोर्स थोड़ा लगाए रहें। अगर हम लगा रहे हैं तो कितना लगाएं? तो हमें बहुत जरा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अच्छा खासा मोशन पहले से ही डेवलप कर चुका है या कर रहा है, तो हमें इसके केस में सबसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा है या नहीं लगेगा, लग रहा है, लगेगा। और वो जो फ्रिक्शन लगेगा उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब वो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू रोलिंग ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर। यानी कि जब दो बॉडीज रोल करती हैं तो एक बॉडी जब दूसरी बॉडी पे रोल करेगी तो उस केस में जो फ्रिक्शन लगता है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और यहां पर क्या होगा, इरेगुलरिटीज यहां पर भी होंगी सरफेस में, लेकिन वो रोलर उन इरेगुलरिटीज पर रोल कर जाएगा, तो वो ग्रिपिंग या इंटरलॉकिंग ना के बराबर होगी। इसीलिए यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स जो आपका लग रहा है रोलिंग फ्रिक्शन के फॉर्म में वो सबसे कम होगा। यानी कि अब अगर हम यहां पे ये लिख दें तो यहां पे ये पता चला कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होगा। अब हम इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन को। अगर आप गौर से देखा होगा अपने बॉल बेयरिंग को, अगर हम बॉल बेयरिंग को देखते हैं तो बॉल बेयरिंग में क्या होता है, ऐसे करके जो है बॉल्स होती हैं स्टील की। अब स्टील की बॉल्स होती हैं तो ये क्या होती हैं, ये सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सिलिंड्रिकल सेल्स होती हैं। और इन दोनों सिलिंड्रिकल सेल्स के बीच में आप देखिए खूब सारी बॉल्स दिखाई दे रही हैं, और यही बॉल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रोलिंग फ्रिक्शन का। अब सोचते हैं कि अगर ये बॉल्स ना होती, अगर ये बॉल्स ना होती तो ये दोनों आपके सिलिंड्रिकल पोर्शन जो आपको दिख रहे हैं ये एक दूसरे पे स्लाइड करते। अगर वो स्लाइड करते तो फ्रिक्शन ज्यादा होता, जबकि बॉल जब हमने यहां पे डाल दी है तो अब दोनों सिलेंडर स्लाइड नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, दोनों सिलेंडर एक दूसरे पे रोल कर रहे हैं। तो जब रोल कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन होगा, और वो रोलिंग फ्रिक्शन इन बॉल्स की वजह से क्या होगा, कम हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, उनके बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स में ऐसी जगह होती हैं जहां पे ये बॉल बेयरिंग्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये बॉल बेयरिंग्स फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं। यानी कि अगर पहिए में देखेंगे तो उसमें भी होता है, व्हील में होता है,
तो वो क्या करता है, व्हील के मूवमेंट को आसान करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करा के आसानी से मूवमेंट कराने में मदद करता है। तो इस तरीके से हमने 3 तरह के फ्रिक्शन देखे आज। कौन कौन से? स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। So the recapitulation is what the thing we have studied: types of friction, static friction, sliding friction, rolling friction. Friction, this one and this one. Now we have already studied that friction acts up to a level. That means friction will increase as the force increases, but it will increase to a certain level. Because if the friction is continuously going to be acting or increasing, nothing motion can be there, no motion can be there. Next, we also understood that out of the 3 friction, static friction is the greatest and the rolling friction is the least. We have done ball bearing converts sliding friction into rolling friction. How? Because we know that if the 2 cylindrical tubes are only there, without ball, then they would be sliding over each other, friction would be more. But when you place switch balls को उसमें डाल देंगे, तब क्या होगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और फ्रिक्शन कम हो जाएगा। नाउ असाइनमेंट फॉर यू ऑल। नंबर 1, व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन? नंबर 2, व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? वी हैव डन द डेफिनेशन ऑफ दिस। why do you think rolling friction is less than sliding friction? This we can understand on the basis of irregularities or grooves or peaks and valleys. The last is how ball bearing helps in decreasing friction. We know ball bearings are used in the wheels of vehicles and many more things. So how do they decrease the friction? This you all would have understood. So please answer these questions in the comment box. Thank you.